ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कैसे नर के अंदर से शुक्राणु निकला, मादा के अंदर से अंडाणु, दोनों अंडाणु शुक्राणु मिलके निषेचन की प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ, और जाइगोट का निर्माण होने के बाद वो जाइगोट से भ्रूण का निर्माण हुआ, और वो भ्रूण ही आगे चलकर बच्चे का रूप धारण करता है और मानव की अपनी जैसी ही संतान उत्पन्न हो जाती है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें। जो ये जनन कोशिकाएं हैं, ये एक निश्चित अवधि के अंदर इनका विकास होता है, और उस निश्चित अवधि को क्या बोलते हैं? यौनारंभ। जब वो स्टार्ट हो जाता है इनका विकास होना, तो उसको क्या बोला जाता है? यौनारंभ। ये लड़कियों के अंदर 12 से 14 साल के बीच में स्टार्ट होता है, और लड़कों में 13 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में यौनारंभ प्रारंभ होता है। मोस्टली जब हम लोग 9th क्लास में या 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हैं, तब ये हमारा यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। और यौनारंभ स्टार्ट होने के समय क्या होता है? लड़कों के कांखों में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? कांखों में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होता है साहब, लड़कों में जब यौनारंभ होता है तो उनके जननांग क्षेत्र में भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ता है? आपने देखा होगा शुरुआत में बच्चों की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, बड़ी मंद होती है, मधुर होती है, लेकिन जैसे ही ये यौनारंभ प्रारंभ होता है, बच्चों की आवाज़, जैसे ही युवा होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है। वो किसका लक्षण है? इस यौवन का, इस जवानी का लक्षण है। आवाज़ का भारी हो जाना, यह है लड़कों में लक्षण यौनारंभ के। एक है त्वचा तैलीय हो जाती है। क्या हो जाती है? त्वचा कैसी हो जाती है? तेलीय हो जाती है। अपने स्किन के ऊपर से ऑटोमेटिक तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही अपना यौनारंभ होता है, मुंह पे पिंपल्स या उनको बोलते हैं मुहान से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मुहान से किसका रीजन है? ये त्वचा तेलीय हो जाने का रीजन ही है वो मुहान से निकलना। तो उनको हमारी तरफ बोला जाता है कि भैया का तो जवानी की घूमड़े होगी, कीला होगी जवानी की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 4 चीज़ें याद रहेगी। बाल आ जाते हैं कांखों में, जननांगों में बाल आ जाते हैं। तीसरा, आवाज़ का भारीपन। और चौथा, त्वचा का तेलीय हो जाना। ये तो है नर के अंदर जवानी के लक्षण, या इसको साइंस की भाषा में बोला जाए तो यौनारंभ के ये 4 लक्षण हो गए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। मानव नर जनन तंत्र में उसके जो लैंगिक अंग होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, और दूसरे होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स वर्षण को। किसको बोला जाता है? वर्षण को, जिनको गोनेड्स या जेमेट्स या फिर जनद अंग भी बोला जाता है। और इन प्राथमिक अंगों का क्या काम होता है? प्राथमिक मतलब जो फर्स्ट वाला काम स्टार्ट करेंगे जनन के लिए, उनको प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं। फर्स्ट में जो क्रिया स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है वर्षण में। जनन के लिए पहली जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वर्षण से स्टार्ट हो रही है। इसलिए वर्षण को क्या बोल दिया? प्राथमिक जनन अंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो प्राथमिक अंग, लैंगिक अंग, वर्षण, जिनको जनद अंग भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है? पहला तो इनमें होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के बनने की जो प्रोसीजर है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जिनको लैंगिक कोशिकाएं बोला जाता है। शुक्राणुओं को क्या बोला जाता है? लैंगिक कोशिकाएं। दूसरा, ये एक हार्मोन का स्त्राव करते हैं, और उस हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हार्मोन का नाम याद रह जाएगा। हार्मोन हो गया टेस्टोस्टेरोन, और क्या हो गया, लैंगिक कोशिका कौन सी हो गई, शुक्राणु। ये शुक्राणु के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग नर जनन तंत्र का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही वर्षण का काम खत्म हुआ, जो कि हमारा नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग था, उसके बाद आ जाता है अपने द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। क्या आ जाता है, द्वितीयक लैंगिक अंग। और इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो भी वर्षण के बाद बचे, चाहे वर्षण कोश हो, शुक्रवाहिनी हो, शुक्राशय हो, मूत्रवाहिका हो, या फिर जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं अपने को फिगर में, हमारे वर्षण के अलावा जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और अंग, उन सभी को द्वितीयक लैंगिक अंग बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। वर्षण के बाद स्टार्ट होता है हमारा वर्षण कोश। क्या स्टार्ट होता है, वर्षण कोश। और ये क्या करता है वर्षण कोश, देखो ये वर्षण रहा अपना, और ये नर के अंदर दो होते हैं वर्षण। तो इनको रखने के लिए एक ऐसी थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोला जाता है, वर्षण कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वर्षण कोश। तो ये हो गया मेरा वर्षण कोश। ओके, ये हो गया वर्षण कोश। अब इसका कार्य भी सुन लो। वर्षण क्या कर रहे थे, अपने शुक्राणुओं का निर्माण कर रहे थे। शुक्राणु निर्माण के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर से, शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, और उस कम तापमान को ये मेंटेन करते हैं कौन, वर्षण कोश। कौन मेंटेन करता है उस कम तापमान के लिए, कौन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वर्षण कोश। और ये अपना शारीरिक जो तापमान है इसका भी नियंत्रण कौन करते हैं, वर्षण कोश। एक रक्त था जो अपने शरीर के तापमान में नियंत्रण कर रहा था, और दूसरा हो गया ये वर्षण कोश, जो किसको भी नियंत्रण कर रहा है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रण कर रहा है। दूसरा है इसके बाद में शुक्रवाहिनी। यहां वर्षण में शुक्राणु बने और इनको लेके कौन जा रहा है, अब ये शुक्रवाहिनी लेके जा रही है यहां से। यहां पे शुक्राणु बने अपने, और इनको वर्षण कोश के, देखो ये वर्षण कोश हो गया, और यहां से निकली एक शुक्रवाहिनी, ये जा रही है यहां से अटैच है, और ये निकल गई यहां से सीधा ऊपर। ये शुक्रवाहिनी ये क्या कर रही है, ये काम कर रही है शुक्राणुओं को ले जाने का। कहां तक लेके जाएगी ये, शुक्राशय से भी आगे, मतलब शुक्राशय में खुलती है और शुक्राशय भी आगे लेके जाती है। तो शुक्रवाहिनी का क्या काम हो गया, शुक्राणु कहां से, वर्षण कोश से लेके कहां तक जा रही है, शुक्राशय तक। और ये क्या करती है, शुक्रवाहिनी एवं मूत्र नलिका दोनों एक साथ मिलकर संयुक्त नली का निर्माण करती है। इसी शुक्रवाहिनी में से हमारा मूत्र भी विसर्जित होता है, और इसी शुक्रवाहिनी में से हमारा जो शुक्राणु है वो भी निकलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और इसके बाद शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। किसका, स्खलन। हमारे शुक्राणु बन जाते हैं तो वीर्य स्खलित होता है। वो वीर्य स्खलित करने के लिए जो ये शुक्राशय के साथ मिलकर शुक्रवाहिनी जो है किसका निर्माण करती है, एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शुक्राशय। क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय क्या करता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। क्या है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो किसका निर्माण करता है, एक तरल का निर्माण करता है, जो कि वीर्य निर्माण के हेतु बहुत ही आवश्यक होता है। और ये क्या करता है, शुक्राणुओं में की गति में बहुत ही सहायक होता है। कौन, शुक्राशय। ओके माय डियर फ्रेंड्स, शुक्राशय पहले तो किसका स्टोरेज किया, शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं को तरल में मिलाया और उसको वापस शुक्रवाहिनी में डाल दिया, ताकि वो एक स्पीड के साथ, एक फ्लो के साथ आगे जा सके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अपना प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या आ गई, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो ये यहां पे देख रहे हो आप लोग, ये आ गई प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या कर रही है, इसको बोला जाता है एक बाह्य
स्त्रावी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। ये क्या होता है? अखरोट के आकार की स्ट्रक्चर होती है। खाने का जो अखरोट आता है उसके आकार की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बाह्य स्त्रावी ग्रंथि बोला जाता है। और ये भी क्या काम करती है? जैसे अपना शुक्राशय से एक तरल का निर्माण कर रहा था जो कि वीर्य बनाने में सहायक था, वैसे ही ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरल का निर्माण करती है जो वीर्य की गति और वीर्य बनने में सहायक होता है। और यही तरल क्या करता है? इन शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 4 तो ये हो गए। इसके बाद आ रहा है हमारा मूत्र मार्ग। कौन सा आ रहा है? 5वां मूत्र मार्ग। जैसे कल वाले डायग्राम में देखा था हम लोगों ने कि मूत्र मार्ग से किसका विसर्जन कर रहे थे हम लोग? मूत्र मार्ग से हमारा मूत्र जो कि यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल रहा था। अब ये मूत्र मार्ग किस काम में आ रहा है? इस वाले डायग्राम में मूत्र मार्ग काम आ रहा है अपने शुक्राणुओं को ले जाते हुए वीर्य को बाहर निकालने के काम में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो एक काम तो हो गया मूत्र विसर्जित करना और दूसरा काम हो गया इसका वीर्य विसर्जित करना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां से निकला ये शुक्रवाहिनी आ रही है और ये जाती हुई इस मूत्र मार्ग से ये वीर्य को यहां से बाहर निकाल देगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मूत्र मार्ग का काम समझ में आ गया। मूत्र मार्ग के बाद में आता है अपना शिश्न। क्या आता है? शिश्न। ये एक ग्रंथि होती है। ये शिश्न एक ग्रंथि होती है जो कि अपने जो वर्षण होते हैं उनके बीच में लटकती रहती है और इसी शिश्न के अंदर मूत्र मार्ग सिचुएटेड होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? ये हो गए अपने मानव में नर लैंगिक जनन के द्वितीयक लैंगिक अंग। समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स अपना मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में एक्चुअल में होता क्या है, आइए देखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट के अंदर देखा था कि पुरुष का शुक्राणु, महिला का यानी मादा का अंडाणु दोनों मिलकर निषेचन की प्रक्रिया से जाइगोट का निर्माण करता है और वो जाइगोट कहां पर जाता है? महिला के गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर ये भ्रूण बनता है और इससे एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है जो कि बालक के भोजन की आपूर्ति करती है, वो प्लेसेंटा की नली। तो एक्चुअल में कौन कौन क्या क्या कर रहा है वो पहले शॉर्टली देख लेते हैं। देखो जी, इसके अंदर भी वही 2 बात, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग। प्राथमिक जो अंग है वो है अपना एक जोड़ी अंडाशय से। देखो जी, अपने पहले नर जनन अंगों में क्या था? प्राथमिक अंग क्या था? एक जोड़ी वर्षण। और यहां पे प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया? मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय। ये क्या करते हैं? मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, मतलब अंडाणुओं का निर्माण करता है। दूसरा, ये एक स्त्रावी ग्रंथि भी है। क्या है? स्त्रावी ग्रंथि, जो किन किन हार्मोन्स का निर्माण करती है? एक तो करती है ये प्रोजेस्टेरोन। किसका माय डियर फ्रेंड्स? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडली है एस्ट्रोजन। कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? एस्ट्रोजन। ओके, तो ये 2 तो हार्मोन्स को स्रावित कर रही है और एक किसका निर्माण कर रही है? ये अंडाणुओं का निर्माण कर रही है। और एक और है, इसके अंदर असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर जैसे हम लोगों ने वृक्क के टाइम पढ़ा था, वृक्क, किडनी के अंदर भी नेफ्रॉन थे, खूब सारे नेफ्रॉन थे, वो मिलकर एक इकाई के रूप में काम कर रहे थे। वैसे यहां पर भी असंख्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। इनको क्या बोला जाता है? अंडाशयी पुटिकाएं। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? अंडाशयी पुटिकाएं। और ये अंडाशयी पुटिकाएं क्या करती है? ये करती है अंडाणु का निर्माण, जो कि निषेचन की प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो होता क्या है एक्चुअल में? यह है अपना अंडाशय और इसके अंदर लगी होती है वो अंडाशयी पुटिकाएं। ये अंडाशयी पुटिकाओं ने अंडाणु का निर्माण किया। अंडाणु यहां से अंडवाहिका में से चलते हुए, या इसको यूं बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में से चलते 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 ये गर्भाशय तक आया।
और यहां से योनि से यहां से आया अपना शुक्राणु, ये दोनों यहां पर मिले, यहां पर किसकी प्रोसेस कंप्लीट हुई? फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कहां पर कंप्लीट हुई? गर्भाशय के अंदर, या फिर यूं कह सकते हैं योनि के अंदर। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों अंडाणु एंड शुक्राणु मिलने के बाद, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना दिया इन्होंने जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट। और इसी जाइगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और ये भ्रूण यहां पर गर्भाशय के अंदर ही एक प्लेसेंटा नली होती है। अब भाई कोई पैदा हो रहा है नया मानव, तो उसको भोजन की भी तो आवश्यकता होगी, तो वो माता के पेट से या माता के गर्भ में उसका खान पान करने के लिए एक नली जुड़ती है माता के पेट से, और उस नली को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा, जो बालक को भोजन पहुंचाने का काम करती है। कौन सी नली? प्लेसेंटा नली। और वो प्लेसेंटा नली भी यहीं गर्भाशय में ही विकसित होती है। तो आइए छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। प्राथमिक जनन अंग था अपना एक जोड़ी अंडाशय, जो हम लोगों ने देख लिया था। और अब आ रहा है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के अलावा जितने भी यहां पे बचे वो कौन से हो गए? द्वितीयक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग में फर्स्ट आता है अंडवाहिनी। क्या आता है? अंडवाहिनी। ये जो अंडाणु को लेके यहां से जा रही है योनि की तरफ अंडाशय से, इसको बोल देते हैं हम लोग अंडवाहिनी। तो ये क्या होती है? एक लंबी कुंडलित नलिकाकार अंग होता है। अब देखो आप लोग देख रहे होगे, ये यहाँ पे कुंडली मारे हुए है, यहाँ पे भी यूं कुंडली मारे हुए हैं। तो ये एक लंबी कुंडलित नलिकाकार अंग है, जो कितनी लंबी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्या करती है? अंडाणुओं को अंडाशय से लेके गर्भाशय तक जाती है। यहां से अंडाशय से लिए अंडाणु, जो कि किसके द्वारा बनाए थे? अंडाशयी पुट्टिकाओं के द्वारा, और ये यहां से लेके कहां तक ले गई? गर्भाशय तक। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और ये फेलोपियन ट्यूब ही, अंडवाहिनी ही क्या कर रही है? निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती है। अब निषेचन कहां पे हो रहा था? अपना गर्भाशय के अंदर। निषेचन के अंदर क्या हो रहा था? अंडाणु और शुक्राणु मिल रहे थे, तो उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा था? यही अंडवाहिनी। मतलब और तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट अंडवाहिनी ने भी यहां पे कर दिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय, जिसमें हमारा भ्रूण रहते हुए पालन पोषण होता है। और हमारे जन्म लेने की फर्स्ट कड़ी वहीं से स्टार्ट होती है, माता के गर्भाशय से। और कहा जाता है, माताएं नहीं कहती है क्या कि बेटा थारी लाता तो मन गर्भ में ही गणी खाई। जब कोई बालक नादान हो जाता है बड़ा होके और वो माता के लात मारता है, तो माता ये कह के टाल देती है उसको कि बेटे तेरी लाते तो मैंने गर्भ के अंदर ही खूब खा ली। तो आ गया साहब, यही वो गर्भाशय है जहां पे वो बालक 9 महीने तक पलता है और बड़ा होके वही माता का कहना नहीं मानता है कई बार। तो आप अब तो समझो रामलीला, इस गर्भाशय में पल के आए हो आप लोग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं गर्भाशय में क्या होता है। गर्भाशय मूत्र थैली एवं मलाशय के मध्य स्थित एक मासल अंग होता है। एक मासल अंग होता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा। कौन सी सेंटा? प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा नली होती है जो कि माता और भ्रूण को जोड़ने का काम करती है, जिससे भ्रूण के लिए एनर्जी उस प्लेसेंटा के थ्रू उसके शरीर में जाती रहती है माता से। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो किसका निर्माण होता है गर्भाशय में? प्लेसेंटा का। नेक्स्ट है अपना योनि। जो योनि किस किस काम में आती है? एक तो मूत्र विसर्जन के काम में, और दूसरा आ रही है हमारे शुक्राणुओं को ले जाने के काम में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक मैथुन अंग का भी कार्य करती है।
लंबी एक ट्यूब होती है जो मैथुन अंग का भी कार्य करती है। और इसमें से क्या क्या होता है, रजोधर्म स्त्राव होता है और प्रसव मार्ग का भी कार्य यही योनि करती है। रजोधर्म स्त्राव आप लोग जानते होंगे, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। प्रत्येक महीने महिलाओं में उत्पन्न खराब खून निकलने की एक प्रोसेस होती है जिसको रजोधर्म बोला जाता है। और यही रजोधर्म कहां से इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है, योनि मार्ग से या योनि से ही रजोधर्म का एवं प्रसव के मार्ग का भी कार्य होता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो योनि में पाया जाता है और ये कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर यहां का वातावरण अम्लीय कर देता है। मतलब यहां पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर यहां का वातावरण कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मानव जननांग, नर जनन तंत्र एवं मानव जनन तंत्र। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इससे आगे का पार्ट हम लोग आपको अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।